स्टूडेंट्स, ये जो मेरी आज की वीडियो है इसके अंदर हम मिड टर्म को कवर करेंगे, मिड टर्म के टॉपिक्स को, कि आपको किन टॉपिक्स की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। एक शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर हमारे तमाम टॉपिक्स जो कि मिड मिड टर्म में जितने भी हमने पढ़े वो सब कवर होंगे। कुछ की मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उनको जस्ट मैं ये बताऊंगी आपको उसको कितना कवर करना है और उसमें से क्वेश्चंस आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, इसका नाम है आईआईटी लेक्चर 1-2। उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसमें से कौन सा पार्ट आपके एग्जाम का हिस्सा है और आपको उससे कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले तो आपको क्या आईओटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आईओटी की डेफिनेशन क्या है और आईओटी के रीजन्स क्या है। ठीक है, आईओटी की 2-3 डेफिनेशंस इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। आप कोई सी भी एक डेफिनेशन अपने हिसाब से उसको रेडी कर लें। कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि डेफिनेशन ऑफ आईओटी क्या है या कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी क्या है, दोनों एक ही बात है। आपको डेफिनेशन में क्या होता है, प्योर परफेक्ट स्टेटमेंट होती है जो कि अप्रूव्ड होती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, वो डेफिनेशन कहलाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी अगर बोला जाए वो आप अपनी वर्डिंग्स में पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं, उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो कोटेड है। जिससे डेफिनेशन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, रैंडम क्वेश्चंस बने हुए वो शफल होकर आएंगे। किसी के पास डेफिनेशन आ सकती है, किसी के पास जो है कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। अगर कॉन्सेप्ट का वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब है आपको पैराग्राफ में लिखना है। और अगर आपके पास जो है क्या कहते हैं डेफिनेशन का वर्ड यूज हो तो आपने कोटेड स्टेटमेंट्स लिखनी है। विजन्स ऑफ आईओटी हमारे पास 3 तरह के विजन्स हैं, थिंग्स ओरिएंटेड, इंटरनेट ओरिएंटेड, सिमेंटिक ओरिएंटेड। इसमें क्या डिफरेंस है, आप इसको अगर एक्सप्लेनेशन पूरी आती है तो आप उसको एज अ डेफिनेशन ही लिख दें, और अगर किसी को ऐसा होता है कि डेफिनेशन नहीं याद आती उस टाइम पे सिर्फ नाम याद है तो आप नाम लिखें, डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दें। पूरे नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन जितने भी नंबर मिल सकते हैं उतने मिल जाए। देन वी हैव आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। अब आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जस्ट नाम लिख के दे दिया जाए कि आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी बताया जाए। ये भी क्या कहा जा सकता है कि आप स्पेसिफिकली नेट पर क्लियर बताएं कि नेट पर क्लियर का क्या काम है। जिस तरह से मैंने आपसे क्वेश्चन लिया था, कहा था कि आप 5 लेयर के डायग्राम ड्रॉ कर दें और जो है नेट पर क्लियर का जो है वर्किंग बता दें। तो इसमें से किसी भी एक लेयर का नाम लिख के पूछा जा सकता है कि इस लेयर की वर्किंग बता, और आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, डायग्राम में जरूरी नहीं है आप इस तरह से ड्रॉ करें, आप जस्ट इन ये 3 है, 5 बनाने हैं तो 5 की भी बना दें। अच्छा, हमारे पास 2 तरह के हमने लेयर्स पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है आर्किटेक्चर लेयर्स, एक हमने पढ़ी है रेफरेंस मॉडल लेयर। अगर रेफरेंस मॉडल लेयर का नाम यूज हो तो वो अलग है, वो आप दूसरे डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो है एब्स्ट्रैक्शन लेयर का जिक्र है उसके अंदर, और काफी सारी लेयर्स है। जब आएंगी वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी तो बताऊंगी। लेकिन अगर आर्किटेक्चर लेयर की बात करी जाए तो वो ये वाले लेयर्स हैं जो कि आपने असाइनमेंट में भी करी थी। फिर है हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ऑफ आईओटी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ऑफ आईओटी के अंदर हमारे पास शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है। आपको पता होना चाहिए शॉर्ट रेंज में कौन सी टेक्नोलॉजीज आती है, मीडियम में कौन सी आती है और लॉन्ग में कौन सी आती है। इनकी दो दो टेक्नोलॉजी आप उनका कंपैरिजन याद कर लें कि जैसे कि अगर जिग्बी है तो वो कब यूज करते हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। मीडियम रेंज के अंदर से कोई सी आप ले लें, इसमें से हर रेंज की दो दो टेक्नोलॉजी आपको याद करनी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। इश्यूज ऑफ इश्यूज एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स, इसको आप जस्ट एक सरसरी से पढ़ लिएगा, इतना ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ऑफ आईओटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको हर इसका पता होना चाहिए। हो सकता है मैं किसी दो के नाम लिख के आपसे कंपैरिजन पूछ लूँ, और हो सकता है मैं जनरली कह दूँ कि कोई से भी दो प्रोटोकॉल शेयर करें। तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हर हर चीज जो है वो आपके पेपर में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर ये वाला कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ और उसमें से बताती हूँ कि हमें क्या आएगा हमारे पास।
ये लेक्चर 1 2 लेक्चर लेक्चर 4 5। फिर मैंने आपसे एक ये लेक्चर शेयर किया था। ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कहाँ मौजूद है? गूगल क्लासरूम पर मौजूद। देख लेते हैं इसमें से क्या आएगा। अच्छा, मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो असाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसके अंदर जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन वाले क्वेश्चंस है, सेंसर्स वगैरह हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स का बताया था क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। तो वो आपने देखने हैं। जो मैं जिस दिन आई थी ना आपके, मैंने माइक्रो कंट्रोलर का एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पढ़ाया था। उसमें माइक्रो कंट्रोलर की डायग्राम्स बनी हुई है, 16 बिट आर्किटेक्चर, 32 बिट, 8 बिट, इस तरह से बनी हुई है। तो उसके बारे में कि हम वो 8 बिट कब यूज करते हैं, 16 बिट कब यूज करते हैं, 32 बिट यूज कब यूज करते हैं, हमारी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आईओटी डिवाइसेस कौन कौन से अवेलेबल है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन इनके नाम पता होने चाहिए कि आर्डिनो का बोर्ड अवेलेबल है, रास्पबेरी पाई अवेलेबल है हमारे पास, और माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे इनके नाम पता होना आपके लिए जरूरी है। बाकी स्लाइड में से आपको कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इनके लैंग्वेजेस कौन सी है, इसके भी आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। हाँ, आईओटी एप्लीकेशंस आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। अब आईओटी एप्लीकेशंस आपकी मर्जी है, आप यहाँ से याद करते हैं। एक दो और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आईओटी एप्लीकेशंस है, एक है मशीन टू मशीन एप्लीकेशन के नाम से हेडिंग है, वो भी आईओटी एप्लीकेशन, लेकिन मशीन टू मशीन एप्लीकेशन के नाम से है, M2M जिसको कहते हैं, कि वो मशीन से एक दूसरी मशीन से कैसे कम्युनिकेट करता है। तो आप उस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। ये भी आपके पास जो है, अच्छा आपकी मर्जी है, आप अपने क्वेश्चन को कितने, मोस्टली जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 से 4 नंबर का होगा, ठीक है। लिखने में मसला है, तो आप उसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर डायग्राम के जरिए नहीं कर सकते तो आप पूरा टोटली लिख दें। ठीक है, इस वाली स्लाइड्स को आपने गो थ्रू करना है, इनके कोई रट्टे या बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से ऐसा कुछ इंक्लूड है नहीं। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर आते हैं अपने लेक्चर 6 माइक्रो कंट्रोलर की तरफ। ये माइक्रो कंट्रोलर जो मैं आपको बता रही थी, ये वाली इसकी बात कर रही थी। ये आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप के माइक्रो कंट्रोलर किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, 64 बिट की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई, शायद रिमूव हो गई है, तो आप सर्च करके कंप्लीट कर लिएगा। हम माइक्रो कंट्रोलर जो सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट नाम दे के पूछ लिया जाए, या फिर इस तरह से पूछ लिया जाए कि क्या स्पेसिफिकेशन देखते हैं आप माइक्रो कंट्रोलर के अंदर तो यूज करते हैं, तो आप उसकी कॉस्ट देख रहे होते हैं, आप उसकी जो है वो रैम रोम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कितने बिट का है और हमारी जरूरत क्या है। ठीक है, बाकी इसके अंदर से भी आपको कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एक मैंने वो दिया था असाइनमेंट के क्वेश्चन, टेस्टिंग वाला, डिवाइस टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा सही से। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। ये आईओटी रेफरेंस लेयर मॉडल, इसका मैंने जिक्र किया था। ये आपको डायग्राम, मतलब ये आपको लेयर्स पता होना चाहिए, नंबर 1 कौन से, 2 3 4 5 6 7 कौन से, फिर इसके अंदर से किसी भी लेयर का नाम लेके मैं आपसे पूछ सकती हूँ, इसमें डायरेक्टली नाम देके पूछूंगी, ये याद रखिएगा, ये मैं सोचिए कोई से भी दो हम पढ़ लें। उन सबके बारे में दो दो तीन तीन लाइंस आपको पता होनी चाहिए, आप इस तरह से बना के, कुछ कम लिखना पड़ेगा आपको। डायग्राम नहीं बनी हुई होती तो आपको ज्यादा लिखना होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं कोई डायग्राम ना होने के नंबर नहीं काटूंगी। ठीक है, ये आ गई आपकी M2M एप्लीकेशन। अब आपको आईओटी की एप्लीकेशन पूछी जाए तो आपको मर्जी आप कहीं से भी याद करें, लेकिन अगर स्पेसिफिक M2M एप्लीकेशन पूछी जाए तो यहाँ से करनी है। ठीक है, तो ये आईओटी भी है और ये M2M भी है।
देखिए इस तरह से पूछा गया है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ आईओटी थर्ड लेयर ऑफ रेफरेंस मॉडल। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड लेयर कौन सी है, नंबरिंग वहां पे हुई हुई है, तो आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि आप एब्स्ट्रैक्शन लेयर के बारे में लिखें तो आप एब्स्ट्रैक्शन के बारे में लिखेंगे, एप्लीकेशन पूछ लूं तो एप्लीकेशन के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव आईओटी इकोसिस्टम। तो विजन्स पूछे जाएं, इकोसिस्टम पूछे जाएं, सब कमोबेश एक ही तरह है, लेकिन जाहिर है उनके लिखने का आंसर बिल्कुल अलग है। बेनिफिट्स ऑफ आईओटी इकोसिस्टम ये हैं कंपोनेंट। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिख के उसके बारे में उसके कंपोनेंट्स लिखते हैं, यानी इकोसिस्टम कैसे बनता है। ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है टॉपिक, तो मैं टॉपिक अभी पढ़ा भी देती हूँ आपको। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो इकोसिस्टम में क्या है कि हमारे पास वो ही सारा जो सिस्टम है, जो आईओटी का सिस्टम है, जो कंबाइन होता है, इसके सारा इन्वायरमेंट बनाता है, फिजिकल डिवाइसेस और व्हीकल्स वगैरह। तो उन सबको हम क्या कहते हैं, आईओटी इकोसिस्टम कहते हैं। और इसके अंदर सेंसर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी, ये सब चीजें इंक्लूड है। दिस डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद द इंटरनेट, एक्सचेंजिंग डेटा एंड परफॉर्मिंग टास्क ऑटोनोमसली और विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। IoT ecosystem refers to the interconnected network of physical devices, vehicles, building, other objects are embedded with। वही चीजें जो ऊपर लिखी हुई है वो यहाँ पे रिपीट होती है। These devices can communicate with each other with the internet। इन devices को communicate करने के लिए क्या है, हमें एक strong internet की जरूरत है, ताकि they can exchange data and performing tasks autonomously। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इकोसिस्टम डायग्राम को अगर मैं ये बड़ा कर दूँ, इसमें आपके पास स्मार्ट होम आ गया, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट फार्मिंग। अब स्मार्ट होम से मतलब कि आप अपने होम को खुद ऑटोमेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जॉब पे जाते हैं, आप घर पे नहीं है, आप चाहते हैं कि इस टाइमिंग पे आपकी मोटर ऑन हो जाए, आपका पानी भर जाए और मोटर जो है ऑफ हो जाए। दूसरा, आपके कर्टन्स अगर डे टाइम है तो ओपन हो जाए, नाइट होने शुरू है, मगरिब का टाइम स्टार्ट हुआ है तो उस टाइम मच्छर वगैरह ना आए अंदर, तो इसलिए वो आपके जो डोर्स हैं उनके ऊपर पर्दा या नेट जो भी है वो खुद ब खुद हो जाए। ठीक है। स्मार्ट कार्स, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। देखा जाए कि अगर कोई गाड़ी पार्क होनी है वहां पे, ऑलरेडी किसी गाड़ी की पहले से जगह है कुछ इस तरह का, तो वो आपको अलार्मिंग या कोई भी इंडिकेशन दे सकती है कि ये नंबर प्लेट की गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं की जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा स्मार्ट, अगर फील्ड्स की बात करें यानी कि फार्मिंग की बात करें, तो ह्यूमिडिटी कितनी है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, वहां पे पानी की अभी जरूरत है या नहीं, केमिकल स्प्रे करने की जरूरत है या नहीं, ये सब चीजें आपको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको पता चल जाए। ठीक है। या अगर कोई वेदर अपडेट है, बारिश होने वाली है, मौसम आज कैसा रहेगा, धूप बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, ये सब वेदर अपडेट भी आपके एप्लीकेशन पे आ जाए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फील्ड्स की हिफाजत करें। ठीक है। और भी अदर सर्विसेज हो सकती है, कोई इमरजेंसी सर्विस है, आपको कोई नुकसान पहुंचे, घर में कोई है नहीं, आप फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई हार्ट अटैक आता है या कोई इंजरी हो जाती है, तो एम्बुलेंस को किस तरह से कॉल की जाए, इस तरह की सारी सर्विसेज भी हमारे पास स्मार्ट होम्स में इंक्लूड है। अच्छा, ये सब चीजें आप पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आप अपना माइंड बनाते रहे। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आपको सेमेस्टर का प्रोजेक्ट करना है, तो आपको कुछ ना कुछ बनाना है। ये सब चीजें आप अभी सीखेंगे तो करेंगे, क्योंकि अगर आप पास आउट होके चले जाते हैं, ठीक है, या पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में जॉब करें तो आपके पास उसके लिए क्या अपना पोर्टफोलियो दिखाना होता है कि आपने काम किया। कि आप ये तो नहीं बताएंगे कि मैंने ये लेक्चर्स अटेंड किए हैं, बल्कि आपको ये बताना है कि आपने ये वर्किंग की है। हर कोई आपका प्रैक्टिकल वर्क देखेगा, तो अगर आप कुछ काम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हर चीज का तजुर्बा होना चाहिए। ठीक है। अब एम्बेडेड प्रोसेसिंग बता दी यहाँ पे इस तरह से। सेंसिंग सेंसर्स के मुझे क्लास में भी एक दो स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया था कि हमारे पास ये सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, उसके अलावा ह्यूमिडिटी सेंसर्स हैं, या कैमरा लगे हुए डिटेक्ट करने से। आप एक सिंपल सी एग्जांपल क्या है कि किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, डोर्स ओपन हो जाते हैं, तो कैसे वो डिटेक्ट कर लेते हैं, आरएफआईडी लगा हुआ है, अगर वो लेजर लाइट कट होती है कोई इसके सामने आ जाता है, तो उसको इंडिकेट हो जाता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है और डोर ओपन हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंसर है। कूलिंग टेम्परेचर है, कि अगर आपने टेम्परेचर सेंस करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका डिस्पेंसर लगा हुआ है, ठीक है, पानी किस हद तक, किस लेवल तक उसके अंदर आपको ठंडा रखना है, टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया है, फिर आप उसको मेंटेन करें, थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें और वो
फिर नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर तो उसको ऑन कर दें। ये सारी चीजें आपके पास स्मार्ट होम में आती हैं और यही आपका इकोसिस्टम भी कहलाता है। की कंपोनेंट्स क्या है इकोसिस्टम के, कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। डिवाइसेस एंड सेंसर्स, आईओटी डिवाइसेस आर एम्बेडेड विद सेंसर्स। आईओटी के जो डिवाइसेस हैं वो सेंसर्स के साथ एम्बेड होते हैं। एक्चुएटर्स लगे हुए होते हैं। एक्चुएटर्स यानी वो चीज सेंसर्स ने तो सेंस कर लिया, उसने डाटा गैदर कर लिया कि किस तरह से काम करेगा, लेकिन आगे वो एक्चुएटर्स किस तरह से उसको मूव करवाना है, किसी चीज को कोई पुली है उसको राउंड करवाना है, कोई मोटर ओपन चलेगी, तो वो सब एक्चुएटर्स कहलाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ आईओटी डिवाइसेस इंक्लूड स्मार्ट होम एप्लायंसेस, वियरेबल, कोई ऐप की आपने वॉच पहनी हुई है जो चीजें सेंस कर रही है और आपका डाटा जो है, फॉर एग्जाम्पल रिस्ट वॉच या रिस्ट बैंड बच्चों को पहना दिया, वो बच्चे बाहर क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए हैं, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है जो उनका उनकी मॉनिटरिंग की, जो भी आप मॉनिटरिंग करना चाहें कि उनकी लोकेशन क्या है या उस वक्त वो क्या कर रहे हैं। तो या अगर कोई पेशेंट है, कोई बुजुर्ग है आपके घर में, आपने रिस्टबैंड बांध दिया, वो उनकी हार्ट बीट, बीपी, ये सब चीजें जो है नोट करके आपको सेंड करता है। ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, IoT devices require connectivity to communicate with each other and with the internet. This can be achieved through various such as Wi-Fi, Bluetooth। अब यहाँ पे वो आपकी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो हमने कम्युनिकेशन पढ़ी है ना, कि लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, हम डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है। हमें डाटा सिर्फ एक रूम के अंदर ही ट्रांसफर करना है तो हम ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम डिस्टेंस के ऊपर अगर डाटा ट्रांसफर करना है। और अगर हमें थोड़ी लॉन्ग रेंज चाहिए तो हम वाईफाई यूज कर सकते हैं। फिर और डिपेंड करता है जिप भी यूज करना है या कुछ ज्यादा ही मतलब कैंपस टू कैंपस या बिल्डिंग टू बिल्डिंग डाटा ट्रांसफर करना है तो फिर आप 2G 4G 3G इन सब चीजों के ऊपर भी आ सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अगर आपको सिटी टू सिटी कम्युनिकेट करना है तो ये सब चीजें या ये सारे मीडियम्स डिपेंड करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की वो क्या है। एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप नादरा में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने थंब दिया अपना और उस थंब का जो डाटा है वो किसी कंप्यूटर पे सेंड होना है। अगर वो कंप्यूटर उसी टेबल पे रखा है तो आप ब्लूटूथ से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उस फ्लोर के ऊपर है तो आप वाईफाई से काम कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड क्लाउड बेस्ड सर्विस, डाटा सारा सेव होना है। ठीक है, उनके लिए आपको ड्राइव चाहिए, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं और कोई दूसरा उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। डाटा स्टोरेज के लिए हम फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ आते हैं। The cloud provides a scalable and flexible infrastructure for managing the large amounts of data generated by IoT devices। क्योंकि जब ये IoT devices सेकंड सेकंड मिनट मिनट की हर चीज सेंस कर रही है, डाटा गैदर कर रही है, तो ऑब्वियसली इनको मेमोरी में स्पेस ज्यादा चाहिए। Data analytics and machine learning, IoT generates vast amounts of data that can be analyzed to derive insights and make informed decisions. Data analytics and machine learning techniques are used to process analyze the data to extract meaningful insights. Applications and services, IoT applications are the software programs that enable users, हम क्या कर सकते हैं इन चीजों को एज अ एप्लीकेशन बना के फ्रंट एंड इसका दे सकते हैं। क्योंकि हर चीज आपका जो यूजर है, जो यूज करता है, उसको जरूरी नहीं है कि वो यूजर जो है वो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड हो, IT से ही रिलेटेड हो, बल्कि वो यूजर जो है हमारे पास एक समझ लें आप आपके घर की मासी भी हो सकती है, आपके घर का प्यून भी हो सकता है, आपका वॉचमैन भी हो सकता है। आप घर पे नहीं है लेकिन आपने उसको समझा दिया कि देखो ये सब चीजें इस तरह से काम करेंगे और उसके मोबाइल पे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, तो उसको तो ये सारी साइंस का नहीं पता ना कि सेंसर डाटा सेंस करेगा, एक्चुएटर पुली राउंड करेगा और जो है इस तरह से ये काम होगा। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन ये होगी, मीडियम रेंज कम्युनिकेशन ये होगी, बल्कि उसको तो एक सिंपल फ्रंट एंड की एप्लीकेशन चाहिए जिसपे वो ऑन द बेस ऑफ हिज और हर क्लिक यूज कर सकते। Benefits of IoT ecosystem. Here are some key benefits of IoT ecosystem: increase efficiency. IoT devices and sensors can automate and streamline many processes, reducing the need for human intervention, improving efficiency. For example, in electrical setting, IoT can help optimize product lines, reduce downtime, and improve supply chain management. Improve safety and security. It can enhance safety and security in a variety of settings. In the healthcare industry, IoT can be used for remote patient monitoring, ensuring that patients receive timely care. Then it is also cost saving. IoT can help organizations save money by reducing waste, improving efficiency. अच्छा, अब इससे क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने करा कि क्लास जब एंड हो, अक्सर स्टूडेंट्स और टीचर्स क्लास जब एंड होती है वो वहां से चले जाते हैं, कोई ट्यूनर अगर अवेलेबल नहीं है तो आपकी
जो लाइट्स हैं, फैंस हैं, ये सब इसी तरह से चलते रहते हैं, यूज होते रहते हैं। अगर आपके इसमें सेंसर लगा हुआ, आपके स्मार्ट क्लासरूम्स हो के अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है और जितनी एरिया तक मौजूद है तो वहाँ की लाइट्स और फैन ओपन हो, ये भी करते हैं स्टूडेंट्स। क्लास में आएंगे, मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्लासेस काफी बड़ी हैं। ठीक है, स्टूडेंट आगे की 2 रो में बैठे होंगे, लेकिन जब वो क्लास में एंटर होंगे टक 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 करके वो जो है सारे स्विच, फैन और क्या नाम है, लाइट सब ओपन होंगे, जबकि बैठे वो आगे की 2 रो में। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी हम स्मार्ट होम्स यूज कर सकते हैं। इससे आपकी मनी सेव होगी, इससे आपका वेस्टेज बचेगा, इससे आप खुद एफिशिएंट होगे। एफिशिएंट वर्किंग या एफिशिएंट एनवायरनमेंट यही होता है कि जिस चीज की जितनी जरूरत है, जैसे अब यूनिवर्सिटी पेपर रिड्यूसिंग की तरफ जा रही है, और जब हम स्टूडेंट्स थे तो मैनुअल्स के मैनुअल्स प्रिंट हो रहे होते थे, फिर उनको बाइंड करते थे और वो बाइंडिंग में भी नहीं आ रहे होते थे, इतने मोटे मैनुअल्स हो जाते थे हमारे। अब जो है वो इस तरफ जा रहे हैं कि वो ऑनलाइन चेकिंग हो जाती है, सॉफ्ट कॉपी में चेकिंग हो जाती है। तो इससे पेपर रिड्यूस होने के साथ साथ एक तो पेपर का खर्चा तो बचता ही बचता है, जो पेपर की वजह से दरख्त कट में, क्योंकि दरख्त की लकड़ी से ही पेपर बनाया जाता है, तो इन्वायरमेंट में भी फर्क पड़ेगा, इन्वायरमेंट सेव करने के लिए भी। दूसरा, आपकी पॉकेट मनी पे भी फर्क पड़ेगा, जो पॉकेट मनी आप फोटो स्टेट और इन सारी चीजों में खर्च करते थे, उसकी थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी, वो आप अपने किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। चाहे आप उससे पिज्जा खाएं, चाहे आप उससे बर्गर खाएं, चाहे आप उसको सेव करके किसी अच्छे काम में यूज करें। So this is the conclusion that IoT ecosystem is a rapidly growing network of interconnected devices and sensors that are revolutionizing various industries. Industries का काम उससे काफी हद तक आसान हो गया है। आपको वर्कर्स कम कर वर्कर्स जो है इतने सारे, क्योंकि वर्कर्स के साथ तो क्या मसला, कभी कोई बीमार है, कभी किसी को शादी में जाना है, कभी बारिश हो गई वर्कर्स पहुंच नहीं सके, कभी कोई रास्ता वगैरह खराब है, वर्कर्स को पहुंचने में देर हो गई, लेकिन आपकी जो मशीन है, वो जो सेंसर्स हैं, वो सब उसी जगह पे मौजूद। ठीक है, तो वो अपना काम उस तरह से कर सकते हैं, वो बीमार नहीं होते। हाँ, वो फंक्शनिंग उनकी खराब होती है, उनको चेक करने के लिए कोई ना कोई है, वो उसको सही कर सकता है, लेकिन एक कसीर तादाद में वर्कर्स की जरूरत नहीं है। इंक्लूडिंग डिवाइस सेंसर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग and applications and services. Ecosystem has numerous benefits including increased efficiency, improved safety and security. ठीक है, ये टॉपिक भी मैंने आपको साथ साथ इसी एग्जामिनेशन वाले वीडियो में बता दिया है, पढ़ा दिया है। इस टॉपिक के अंदर से आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन ऐसे करनी है। और मिड टर्म के हवाले से मैं एक और दफा फोल्डर चेक कर लेती हूँ कि कोई और टॉपिक नहीं, तकरीबन सारे टॉपिक हो गए हमारे। और अगर मैं आज आपसे इसकी आउटलाइन भी डिस्कस कर लेती हूँ। ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है, इश्यूज, रिक्वायरमेंट्स, प्रोटोकॉल्स, एमक्यूटीटी, 6 लो पैन, ये सब मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, आईओटी की एप्लीकेशंस, जो M2M वाली एप्लीकेशन है, मैं एक दफा उसको रीड करके बता देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने कहा था कि इनके सिर्फ नाम आपको पता होने चाहिए। मल्टी प्रोग्रामिंग वाला मैंने अभी नहीं दिया है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, सिर्फ वो जो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बोर्ड्स के और लैंग्वेजेस के नाम है, वो जरा रीड आउट कर दिए। अच्छा, मैं क्या पढ़ाना चाह रही थी, M2M एप्लीकेशन एक दफा रिवाइज करवाना चाह रही थी। तो कौन से उसमें है, ये देखिए। क्योंकि इन सारे लेक्चर्स की मैंने आपको वीडियो शेयर नहीं की, तो इसलिए मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ये रेफरेंस लेयर मॉडल्स के बारे में, ये सब आप ये वाली वीडियो देख लें, और जो पुरानी आपके पास चीजें शेयर है उनकी तैयारी कर लें, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। फिजिकल डिवाइसेस लेयर 1 की बात अगर हम करें, रेफरेंस मॉडल लेयर की भी 7 लेयर्स हैं। फिजिकल डिवाइसेस, कनेक्टिविटी, एज कंप्यूटिंग, डेटा एक्यूमुलेशन जो कि स्टोरेज के लिए यूज होता है, डेटा एक्सट्रैक्शन, एग्रीगेशन, एक्सेस के लिए, एप्लीकेशन है, कोलैबोरेशन एंड प्रोसेसेस। The first layer of the IoT reference model is the physical devices controllers layer. This layer is home to things in the Internet of Things. क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट लेयर जो आपकी रेफरेंस मॉडल की है वो क्या है, आपकी फिजिकल डिवाइसेस कि वो किस तरह से एक्सेस हो रही है, इंक्लूडिंग द वेरियस एंड पॉइंट डिवाइसेस। अब वो डिफरेंट इसके एंड पॉइंट हो सकते हैं, डिवाइसेस जगह जगह आपकी फिक्स हो सकती हैं, सेंसर्स हैं। ठीक है, एंड दी सेंसर्स रिसीव इंफॉर्मेशन।
अच्छा, अब ये सेंसर बहुत माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसी को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ सेंसर का कैमरास लगे हुए हैं, बल्कि बहुत ही हिडन कैमरास, हिडन सेंसर्स भी हो सकते हैं। कुछ इम्प्लांट्स हैं, WBAN टेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो, वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क, उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही जैसे आपके जासूस होते हैं ना, इंडिया के जासूस, पाकिस्तान के जासूस, तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर भी चिप सिस्टम, कोई चिप इंस्टॉल करके इनको भेज दिया जाता है ताकि इनकी तलाशी ली जाए, कुछ किया जाए तो उनको पता ना चले, बाकायदा ऑपरेशन के थ्रू उनके अंदर वो चीजें, वो सेंसर्स इम्प्लांट करे जा सकते हैं। तो ये भी IoT के अंदर इंक्लूड है कि वो डाटा मुस्तकिल सेंड करता रहेगा। Their primary function is generating data and being capable of being कंट्रोल ओवर नेटवर्क। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा इन डिवाइसेस से क्लियर का, कि ये डाटा को सेंड करेंगे और ये कंट्रोल भी हो सकते हैं ओवर द नेटवर्क, जिससे इनको कहा जाए कि इस तरह का काम करो, अब ये वाला डाटा दो, अब इस डायरेक्शन से या इस एंगल से पिक्चर लेनी है, तो वो भी करके आप भेज सकते हैं। सेकेंड लेयर है हमारे पास कनेक्टिविटी लेयर ऑफ द IoT रेफरेंस मॉडल। द फोकस इज ऑन कनेक्टिविटी। इसका फोकस क्या होगा कि आपकी कनेक्टिविटी हर सूरत में रहे डिवाइस की नेटवर्क से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस IoT लेयर इज द रिलायबल एंड टाइमली ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इस IoT लेयर का, के टाइमली ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होना चाहिए। मोर स्पेसिफिकली दिस इंक्लूड ट्रांसमिशन बिटवीन लेयर वन डिवाइसेस एंड द नेटवर्क। हम दोबारा जाते हैं अपनी डायग्राम के ऊपर। लेयर वन डिवाइसेस, कनेक्टिविटी लेयर क्या कर रही है, लेयर वन डिवाइसेस को कनेक्ट करवा रही है नेटवर्क के साथ। ये राउटर्स वगैरह हमारे पास सब अवेलेबल है, इनके साथ इसको वो कनेक्ट कर रही है। As you may notice, the connectivity layer encompasses all network elements of IoT, does not really distinguish between the last mile network. Functions of the connectivity layer। अच्छा जी, वहाँ पे पैराग्राफ की सूरत में लिखा होता है, यहाँ कनेक्टिविटी लेयर के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप ये पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जस्ट ये नाम लिख के मत छोड़िएगा, बल्कि इसको लाइन में अपने पॉइंट को, अपनी बात को कंप्लीट करिए। ये कनेक्टिविटी के आपको सिंबल बताने, स्विचेस हैं, ब्रिजेस, राउटर स्विच ब्रिज, इनको हम, इनके जरिए कनेक्टिविटी या नेटवर्क कनेक्शन होते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन लेयर वन डिवाइसेस, रिलायबल डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क। नंबर थर्ड पे हमारे पास एज कंप्यूटिंग लेयर। एज कंप्यूटिंग इज द रोल ऑफ लेयर थ्री। एज कंप्यूटिंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फॉग लेयर, fog computing। ठीक है, at this layer the emphasis is on data reduction and converting data flows into the information that is ready for storage and process। अब हमको पता है कि हम, आप लोगों को पता होगा डाटा किस तरह से ट्रांसफर होता है, डाटा बिट बाय बिट या डाटा फ्रेम्स की सूरत में आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसका ये काम होता है कि बहुत ज्यादा लार्ज डाटा को नहीं, बल्कि डाटा को रिडक्ट करे, जो एक्स्ट्रा डाटा है उसको रिडक्ट करे, डाटा को बिट्स और फ्रेम्स में कन्वर्ट करके फिर आगे हायर लेयर तक प्रोसेस करवाए। और डाटा को स्टोरेज, स्टोरेज किस तरह से होती है, वही फ्रेम्स बनते हैं, फिर डाटा स्टोर होता है, तो डाटा को इस फॉर्म में लेकर आए कि उसको स्टोर किया जा सके। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस रेफरेंस मॉडल इज दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज इनिशिएटेड एज अर्ली एंड एज क्लोज टू द एज ऑफ द नेट। ये आपकी IoT रेफरेंस मॉडल लेयर के फंक्शंस लिखे हुए हैं कि एवेलुएट करता है डाटा को, अगर कोई उसके अंदर इस तरह के चंक्स आ जाए जो कि एरर है, रिडंडेंसी है, उसको रिमूव करता है और फिर जो है ट्रू इंफॉर्मेशन आगे भेजता है। Another important function, another important function क्या है, उस डाटा को वो फिल्टर करता है, उसके अंदर कोई एरर या कुछ इस तरह के हमारे पास बिट्स आ जाए जो कि डाटा बिट्स नहीं है, उनको वहां से रिमूव करेगा। आप इसको आसान वर्डिंग में भी किसी और उस पर पढ़ सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसमें थोड़ी सी हार्ड वर्डिंग यूज हुई है। फिर अपर लेयर्स 4 to 7 जो है, इन्होंने एक साथ उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अपर लेयर्स डील विद हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग द IoT डाटा जनरेटेड बाय द बॉटम लेयर। ठीक है, जो IoT का डाटा रिसीव हुआ है, अपर लेयर उसको हैंडल करती है, और इन चारों अपर लेयर के फंक्शंस हैं। डाटा एक्यूमुलेशन कैप्चर्स डाटा, स्टोर्स इट्स, सो इट इज यूजेबल बाय एप्लीकेशन। ठीक है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन लेयर का क्या काम है,
मल्टीपल डाटा फॉर्मेट्स को जो है ये फॉर्मेट करती है, और सेट इज कंप्लीट एंड कंसोलिडेट्स डाटा इनटू वन प्लेस, और मल्टीपल डाटा को एक प्लेस पे रखना है, या मल्टीपल डाटा मल्टीपल स्टोरेज की प्लेसेस हैं वहां पे डाटा को रखना है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन लेयर डाटा को पुट करवाती है स्टोरेज प्लेसेस पे। एप्लीकेशन लेयर इंटरप्रेट्स डाटा यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे लेयर्स बहुत सारी हैं, आपके लिए एक ही दिन में याद करना मुश्किल होगा, तो मैं आपकी आसानी के लिए दो लेयर्स के नाम बता देती हूँ। वर्किंग सबकी पढ़ लें, ठीक है, वो इस तरह से पूछा जाएगा, लेकिन जो दो एक्सप्लेन करने की है ना, जिनमें आपको थोड़ा ज्यादा लिखना या आपको पता होना चाहिए उसके बारे में ज्यादा, वो मैं आपको बता देती हूँ। एज कंप्यूटिंग और डाटा एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ठीक है, इन दोनों की जरा अच्छी पैराग्राफ की तरह से आप तैयारी कर लें, और बाकी सबका आपको एक एक लाइन का पर्पस पता होना चाहिए कि ये क्या करती है। Edge computing is often referred to as the fog layer discussed in the section of fog computing। यानी जब हम fog computing का सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको मजीद बताया जाएगा। फिलहाल इसके बारे में क्या है, it emphasize on data reduction in converting network data flows into डाटा जो बहुत सारा आ रहा है उसको कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन में, यानी डाटा का जो यूजेबल डाटा जो है, या जो हमारे लिए फुल कह लें मीनिंगफुल जो डाटा है, उसको प्रिपेयर करती है स्टोरेज के लिए और उसकी प्रोसेसिंग करवाती है, ठीक है। अब M2M एप्लीकेशंस के अंदर मैं आपको एक दो एप्लीकेशंस जो है वो रिफर, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग खुद नहीं देखना चाहेंगे इतनी लंबी वीडियो। होम अप्लायंसेस, इसकी एग्जांपल्स तो मैं पहले भी दे सकती हूँ। हेल्थ केयर में देख लेते हैं कि IoT का क्या किरदार है, ठीक है। अब इस आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ IoT बताइए हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप यही वाली एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, आपको पता है कि IoT का क्या रोल है, या हम किस तरह से जो है ऑटोमेटेड कर रहे हैं चीजों को, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ M2M टेक्नोलॉजी इज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। With M2M technology, hospitals can automate processes to ensure the highest level of treatment using devices that can react faster। ठीक है, अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या डिवाइसेस यूज करके आप फास्टर काम कर सकते हैं। बीपी, शुगर, ये सब चीजें नोट डाउन हो गई है क्या। ऑक्सीजन, पहले लोगों को सांस नहीं आ रहा था तो आप उसको हार्ट को प्रेस कर करके जो है सांस दिलवाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब जो है आपके पास मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, ऑक्सीजन डिवाइस है, आप ऑक्सीजन दे सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, या क्या नाम है, कोई सपोर्ट के लिए उस टाइम फॉरी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ इस तरह की मशीनरी आप पेशेंट के साथ इंगेज कर देंगे, जैसे उसका बीपी लो हो या जैसे उसकी शुगर लो हो, तो उसको अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए, या उसको बस कोई मैसेज आ जाए, या उसको किसी भी तरह से कोई लाइट ब्लिंक हो जाए जिससे उसको पता चल जाए और वो अपनी मेडिकेशन कर सके। M2M also allows patients to be monitored in their own home instead of in hospital और care center। जरूरी नहीं है ये सब चीजें आप हॉस्पिटल में भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल में बार बार बजाय इसके लिए एक नर्स या आपके साथ कोई घर का एक बंदा रहे, बाहर हॉस्पिटल्स में यही होता है कि घर के पेशेंट लोगों को इतना ज्यादा हॉस्पिटल में रुकना अलाउ नहीं होता, क्योंकि सभी प्रोफेशनल्स होते हैं या सभी जॉब कर रहे होते हैं मोस्टली, तो वहां पे नर्सेज देखती हैं। अब उसके लिए हॉस्पिटल में उनको हर रूम के लिए अलग नर्स चाहिए, तो बजाय इसके वो क्या कि इस तरह की इम्प्लांट डिवाइसेस या कैमरास लगा दिए जाते हैं, जहाँ वो सेंट्रलाइज सब पेशेंट्स का डाटा जाता रहता है, किसी की कोई भी चीज या कोई भी पैरामीटर अप एंड डाउन होता है तो उनको पता चल जाता है, और फिर उस टाइम पे नर्स या डॉक्टर जो भी है वो आके उस पेशेंट को ट्रीट कर लेते हैं। यूटिलिटी मैनेजमेंट देख लें, द न्यू एज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑटोमेशन विल क्विकली बिकम द न्यू नॉर्मल। एनर्जी अच्छा, एनर्जी को किस तरह से सेव करना है, ठीक है, स्मार्ट मीटर्स, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना है, या अगर आप सूर्य की बात करें तो उसके ऊपर भी काम हो सकता है स्मार्ट यूटिलिटी। आपको पहले से पता चल जाए आपके यूनिट्स कितने होने वाले हैं, आपको उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास M2M एप्लीकेशंस थी। बाकी लेयर्स का मैंने आपको बता दिया कि कौन से दो लेयर्स को आपने एज अ पैराग्राफ याद करने और बाकी सबकी एक एक लाइन आपने याद करनी। आई होप दिस लेक्चर इज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। कीप इट अप एंड बहुत अच्छा सा पेपर करके आइए। अल्लाह हाफिज।